आज हम एक ऐसे खतरनाक तर्क को समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के देशों को सबसे विनाशकारी हथियार यानी परमाणु बम बनाने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। चलिए सीधे आज के एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। ईरान, उसके पास परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। वो चाहे तो इसी साल ये काम कर सकता है, तो फिर वह ऐसा कर क्यों नहीं रहा? मामले को और गंभीर बनाने वाली बात यह है कि ईरान यूरेनियम को 80% तक एनरिच कर चुका है और हथियार बनाने के लिए सिर्फ 85% चाहिए। मतलब वो मंजिल से बस जरा सा ही दूर है। ये बात इस सवाल को और भी जरूरी बना देती है कि आखिर वो आखिरी कदम उठा क्यों नहीं रहा। ईरान के इस दाव को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा, एक ऐसे दिन पर जिसने जंग के सारे नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। तो ये कहानी शुरू होती है पर्ल हार्बर से, एक ऐसा हमला जिसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे एक ऐसे परम हथियार की जरूरत है जो ये पक्का कर सके कि दोबारा कोई उसे इस तरह से चौंका ना पाए। तारीख थी 7 दिसंबर 1941। ये एक ऐसी तारीख है जो अमेरिका के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। एक ऐसा दिन जब उस पर एक ऐसा हमला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जापान का हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कहा जाता है कि यह हमला मधुमक्खियों के झुंड जैसा था, एक के बाद एक, लगातार, बिना रुके। तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सोचिए, एक ही दिन में अमेरिका ने अपने कई बड़े बड़े जंगी जहाज खो दिए। 150 से ज्यादा हवाई जहाज तो जमीन पर ही तबाह कर दिए गए, इससे पहले कि पायलट उन तक पहुंच भी पाते। इस भयानक हमले का जो जवाब दिया गया, उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से शुरू हुआ परमाणु युग। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन जैसा था। पर्ल हार्बर पर हमला हुआ और उसके जवाब में अमेरिका ने गुप्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, और सिर्फ 5 साल के अंदर एक ऐसा नया और भयानक हथियार दुनिया के सामने आने को तैयार था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कोई आम बॉम्ब नहीं था, नहीं, ये था एक ऐसा हथियार जो सब कुछ खत्म कर दे। जब ये फटता है तो जमीन का तापमान सूरज की सतह से भी ज्यादा हो जाता है, लोहा पिघल जाता है और इंसानी शरीर भाप बन जाते हैं। और अमेरिका ने इस हथियार का इस्तेमाल किया, एक नहीं 2 बार। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर। एक तीसरा बम टोक्यो पर गिराने की तैयारी थी, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रही। अब ये सिर्फ जंग की बात नहीं थी, ये एक नए डर की बात थी। और इसी डर ने परमाणु हथियारों की एक ग्लोबल रेस शुरू कर दी। अब सब कुछ बदल चुका था। अचानक दुनिया जापान से नहीं डर रही थी। अब पूरी दुनिया अमेरिका और उसके इस नए विनाशकारी हथियार से डर रही थी। तो जाहिर है बाकी देश चुप बैठने वाले नहीं थे। एक होड़ सी लग गई। 1949 में सोवियत संघ ने अपना बम बना लिया। उसके बाद जल्दी ही ब्रिटेन और फ्रांस भी इस न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो गए। डर ने एक बहुत ही खतरनाक हथियारों की दौड़ को जन्म दे दिया था। शायद कई लोग ये नहीं जानते कि भारत भी इस रेस में बहुत आगे था। होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत 1950 के दशक में ही परमाणु शक्ति बनने के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन फिर 1966 में एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और भारत का ये प्रोग्राम कई दशकों के लिए पीछे चला गया। तो ये सब हमें वापस उसी सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरू किया था। आखिर देश ये परम शक्ति चाहते क्यों हैं? जवाब एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में छिपा है, जिसे कहते हैं प्रतिरोध का तर्क या लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो आज भी ईरान जैसे देश इतना बड़ा खतरा मोल लेकर ये हथियार क्यों बनाना चाहते हैं? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में ही छिपा है। इसके पीछे का लॉजिक या तर्क असल में 3 हिस्सों में बटा है। पहला, ये सबसे बड़ा डिफेंस है, एक गारंटी कि कोई भी आप पर हमला करने या आपको तबाह करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरा, ये आपको दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों की टेबल पर एक सीट देता है। और तीसरा, ये पर्ल हार्बर का सबक है, यानी ये पक्का करना कि कोई दोबारा आप पर अचानक हमला करके आपको घुटनों पर ना ला सके। सीधी सी बात है, जिस देश के पास परमाणु बम है वो भले ही दूसरों के लिए खतरा हो, लेकिन उसे कोई आसानी से धमका नहीं सकता। यही आज की जियोपॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई है। देखिए, परमाणु हथियारों ने जंग के मायने ही बदल दिए। पारंपरिक युद्ध में जहां बंदूकें,
टैंक और जहाज लड़ते हैं, वहां लक्ष्य होता है जंग जीतना। लेकिन परमाणु गतिरोध में, जहां धमकियों और डिप्लोमेसी से लड़ाई होती है, वहां लक्ष्य है जंग से बचना। पूरा खेल ही बदल गया है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये एक अजीब विरोधाभास नहीं है कि दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार ही शायद बड़ी बड़ी जंगों को रोक रहा है? और ये सोचने पर मजबूर करता है कि परमाणु हथियारों से भरी इस दुनिया में शांति की असली कीमत क्या है।